बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए, ये 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाले हैं, बहुत ही सूदमंद होने वाले हैं आपके लिए। अगर आपके दोस्त आप चाइना पहुंच चुके हैं या अभी सितंबर में पहुंच जाएंगे और आप सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने नहीं बताया अप्लाई करते वक्त, तो अभी आपको पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को फॉलो करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल मत करें, लाइक वीडियो को बिल्कुल मत करें। अगर आपको लगता है तो आपने जो चीज़ इससे हासिल करनी है वो ये है कि आपने यहाँ से नॉलेज गेन करना है। इस वीडियो से आपने वो चीज़ हासिल करनी है जो चीज़ आपको चाहिए, मतलब कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ आपने इस वीडियो से हासिल करनी है। पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इरफानुल्लाह और मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर लिया से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं तौसा शरीफ से हूँ, ठीक है। मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस से। वो भी एक छोटा सा कैंपस है, नया कैंपस बिल्कुल बना था, वहाँ से हमने किया। ओके हो गया। मेरा मेजर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, पहले भी प्रीवियस भी सिविल इंजीनियरिंग ही था। अब मैं किस स्कॉलरशिप पे यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ? मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ पे 2020 में स्कॉलरशिप हासिल की थी। और भी स्कॉलरशिप्स थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, लेकिन मैंने सीएसई को चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो इनकी होती है, उसको मैंने सेलेक्ट किया था और इस पे यहाँ पे आया था। 2020 में कोविड आ गया था, उसके बाद अभी हम पिछले साल यहाँ पे चाइना आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखे हैं पॉइंट। वैसे मुझे भूल जाती हैं चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें मैं लिखी हुई चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। 39 पॉइंट मैंने गलबन नोट कर रखे हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं और आने वाले दिनों में 6 से 7 वीडियो या 10 वीडियो मैक्सिमम फॉलो कर लेते हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट, वो आप ही के लिए है और आप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी ग्रुप बनाया है हमने 200 मेंबर एक ग्रुप में है, कोई 100 एक फीमेल जो है वो उनका ग्रुप अलग है। और पिछले 4-5 साल से हर साल हम ग्रुप बनाते हैं। जिनके एडमिशन हो जाते हैं उनकी स्कॉलर वॉल्स पे भी जो है कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है वेबसाइट पे csguideofficial.com पे, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपकी भी इंफॉर्मेशन अगले साल वहाँ पे चस्पा कर दी जाएगी, ठीक है। अभी मैंने अपडेट करनी है वेबसाइट पे स्कॉलर वॉल्स पे जिनके एडमिशन हुए हैं, वहाँ पे लिखा होता है सारा कुछ भी। ये यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, वो कहते हैं तस्वीर वगैरह सारा कुछ लगा होता है। जो भी आपसे पूछता है ना कि आपका किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लिंक सेंड करने के भाई ये डिटेल मेरी पढ़ लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको रिप्लाई करूँ कि भाई मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके हो गया। तो वो आपने इस तरह कर लेना। नेक्स्ट ईयर आप भी जो है स्कॉलरशिप वाल पे होंगे, ठीक है, स्कॉलर वाल पे होंगे। ओके हो गया। ये सारी तमीद मैंने बांध ली कि आपको जो चीज़ चाहिए वो है नॉलेज, इल्म, स्कॉलरशिप हासिल करने का। आप लास्ट टाइम भी जो स्टूडेंट्स अभी जिनके एडमिशन हुए हैं, जो सितंबर में आएंगे, अभी तो मैं जुलाई में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो स्टूडेंट सितंबर में आएंगे ग्रुप हमने बना दिए हैं जिनके एडमिशन हुए हैं, और गाइड भी मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे करता रहता हूँ, अलग शुक्र है। तो आप भी नेक्स्ट ईयर वहीं पे इंशाल्लाह ग्रुप में होंगे। नेक्स्ट ग्रुप में वो भी ऐसे ही थे, उनको भी बिल्कुल भी पता नहीं था स्कॉलरशिप का एस भी पता नहीं था। आप ही की तरह थे। जब हमने अप्लाई किया था हमें भी नहीं पता था। एक से पूछ, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, ठीक है। तो हमें, और स्कॉलरशिप का कोई इतना नेटवर्क भी नहीं था, कोई सही बताया, कोई एक सीरीज नहीं आती थी किसी की, कोई कुछ बता रहा होता तो कोई कुछ बता रहा होता। ये तो सीनियर थे, हमने किसी एक से पूछ, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, चौथे से पूछ करा के पहले साल स्कॉलरशिप नहीं लगी, दूसरे साल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तीसरे साल जाके स्कॉलरशिप लगी। तो वो सारी स्टोरीज मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, उसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ओके हो गया। तो आप भी, अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने भी सिर्फ हमारी वीडियोज़ को फॉलो किया था। जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ को फॉलो किया था। मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे, ठीक है। यही वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वही है। ओके हो गया। वो भी मैंने एक वीडियोस में क्लियर करके दिखाई थी कि भी कितनी एक जो है पैसे बनते हैं उससे भी, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। जो वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको जितनी वीडियो अच्छी लगे आप उतनी ही देखें। जिन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप जिनको मिली थी उन्होंने वीडियोस को फॉलो किया था, लेकिन उसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, ठीक है। हम वसीला बने थे, अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया था। शायद हमें ही अल्लाह ताला ने चुना था। शायद कोई नेकी काम आ गई होगी, हमारी पसंद आ गई होगी अल्लाह ताला को। तो उन्होंने मेहनत खुद की थी। ये नहीं कि चोर रास्ता या कोई शॉर्टकट ढूंढा, नहीं। चाइना आना चाहते हैं तो आप खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सुन रहा होता हूँ, किसी ने 9 लाख दिया है, किसी ने 10 लाख दिया है, किसी की 3000 में डील डन हुई है, किसी की 1500 में डील डन, $1500 की बात कर रहा हूँ। $3000 $9 लाख रुपया है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे जब आते हैं वो कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप भी हमारी फुली फंड नहीं है, ये भी मसला है, वो भी मसला है। तो अगर आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए खुद अप्लाई नहीं करना चाहते ना, या नहीं कर सकते, फिर आपको चाइना आने का कोई हक नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान में ही बैठें, वहीं पे सरकारी जॉब या जो भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वही करें जो आपको सूट करती है। आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकालना। दिन में रात के टाइम
घंटा 1.5 घंटा आपने अपने लिए निकालना है। वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, किस टाइम आपने मेल सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, 1 by 1 ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएगी। 1 by 1 डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बताया जाएगा। सिर्फ ज़िंदगी बाकी अगर मैं यहाँ पे हुआ और सेहत ने साथ दिया, बस शर्ते के सेहत और ज़िंदगी, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा जिस तरह लास्ट टाइम जो है गाइड किया था। ठीक आप 3-4 महीने मुझे फॉलो करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं, कैसे ईमेल सेंड करनी है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन फाइंड करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आप बाकी प्रैंक्स वीडियोस और ये व्लॉगिंग, वो सारी चीज़ें आप देखते रहे होंगे, मतलब कि जो जिनका कोई तुक भी नहीं बनता। हाँ, एक्सपोजर ज़रूरी होता है, मैं भी व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से चाइना की आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी आप अगर कंटेंट टाइम आपने वो करना है ना, वेस्ट करना है, या आपने इंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो नहीं है भाई, ये सीखने के लिए। इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास प्रैंक्स हैं, ठीक है, वो व्लॉग्स हैं, जाके देखें वो ज़बरदस्त हैं आपके लिए, आप वही जाके देखें अगर आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो। इस चैनल पे जो मेरे दिल में होगा, जो मुझे लगेगा मैं अच्छा बता सकता हूँ, मेरी नीयत में अगर कोई खोट नहीं है ना, तो मैं वही चीज़ें बताऊँगा, डिटेल के साथ बताऊँगा। आप कमेंट भी करेंगे कि यार बहुत बोलते हो, मैंने आज तक सुने हैं और कहते भी हैं लड़के बहुत तेज़ बोलते हो। तेज़ मैंने बहुत कोशिश की है, जिस चीज़ का मुझे पता होता है मैं वो एग्रेसिव वो होके बोलता हूँ, और मैं ऐसे ढीला ढाला इस तरह मुझसे नहीं बोला जाता। मेरा पता नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ॉल्ट है। ठीक है, आप इसको अच्छा समझें या बुरा समझें मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यही फॉल्ट है। जो मुझे जैसे लगता है मैं वैसे गाइड करता हूँ। ओके हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब पहला सवाल ये होता है कि कब अप्लाई करना है, दूसरा सवाल ये होता है कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तीसरा ये कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। पहले हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे नज़र दौड़ाते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको पता तो चले भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जो हमसे बन ही ना पाए। ये ना हो हमें पता तो चल जाए कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का ना पता हो। कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना ऐसा जो आपको मसला करे, पैदा करे, आपके लिए मसला पैदा करे। कोई मसला नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो यू मस्ट हैव पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। 10 साल का पासपोर्ट बनवा लें या 5 साल का, इट्स अप टू यू। अभी चले जाएं दफ्तर में, जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसके हफ्ते बाद चले जाएं पासपोर्ट बनवाने के लिए। 5 साल का, 10 साल का बनवा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके हो गया। विदाउट पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, आईडी कार्ड के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, स्मार्ट कार्ड के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है आपके पास डिग्री। अगर आप फारिग तहसील हो चुके हैं, 3 साल हो गया आपने डिग्री कर ली है, स्टडी गैप आ गया 4-5 साल का, गैप डजेंट मैटर। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। अब 2 साल पहले आपने वो डिग्री कंप्लीट की थी, आपके पास डिग्री नहीं है, तो पहले जाके आप डिग्री ले लें। महीने 2 के बाद आप जाके डिग्री ले लें अपनी यूनिवर्सिटी से। जब आपका शहर टाइम लगे, और आप देहात में रहते हैं ना, जनूबी पंजाब वाली साइड से या आगे पीछे, तो आपको टाइम लगेगा। जब चले 2 महीने बाद तक चक्कर लग जाएगा ना यूनिवर्सिटी में, तब ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने अभी डिग्री कंप्लीट किया या अभी सितंबर में हो जाएगी, डिग्री तो साल बाद मिलती है, मेरे पास 15-20 हज़ार अर्जेंट डिग्री निकलवाने के पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी से जैसे ही आप फारिग तहसील होने के बाद आप उनसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा होता है इसके भाई स्टूडेंट कितनी CGPA ब्ला ब्ला ब्ला। ओके हो गया। मेन चीज़ अब उनके लिए जो अभी 6ठे सेमेस्टर में है, 6ठे सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट नहीं हुए, तो आपने क्या करना है, आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीन्स कि उस पर लिखा होता है कि दिस स्टूडेंट विल बी ग्रेजुएटेड ऑन दिस मंथ या दिस डेट मेंशन होती है। आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप ग्रेजुएट कब हो रहे हैं, अप्लाई करूं या ना करूं। आपको ग्रेजुएट आप जब होंगे तब होगी डेट। अगस्त में भी होते हैं ना, नेक्स्ट ईयर, अभी जुलाई 2024 चल रहा है, नेक्स्ट जुलाई 2025, अगस्त 2025 तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। कोई मसला नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या 6ठा सेमेस्टर अभी कंप्लीट होगा या होने वाला है या हो गया है, या 7वें में अभी 7वां हो जाएगा कंप्लीट जो स्प्रिंग इनटेक में एडमिशन लेते हैं। मतलब कहने का ये कि नेक्स्ट टाइम जब आप स्कॉलरशिप आपकी लग जाएगी, आप 7वें सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में हुई तो, अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो की और आपका बिलीव हुआ और हार्ड वर्क आपने की तो ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर भी कोई मसला नहीं है, ये एक जो है हो सकता है आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस। ओके हो गया। तो सितंबर तक अगर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके हो गया, सॉरी अगस्त तक, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट पे। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब बैचलर या एमफिल जो भी आप कर रहे हैं, तो वो आप यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाती है। जो 7वें सेमेस्टर में होंगे वो कहेंगे कि हम तो 7वें सेमेस्टर में होंगे, हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास तो ट्रांसक्रिप्ट होगी नहीं। कोई मसला नहीं है,
आप 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर जितने भी आपके हुए होंगे वो आपने यूनिवर्सिटी से ले लेने हैं सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड, या कुछ यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट भी बना के दे देती हैं। अगर आपको 1 by 1 रिजल्ट कार्ड मिले तो उनकी आपने 6 सेमेस्टर होंगे, उनकी आप एक PDF फाइल बना लें, मर्ज कर लेने, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है, वो आपने एज ए ट्रांसक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके हो गया। और ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये HEC वेरिफिकेशन की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अप्लाई करना है, सिर्फ आपके पास यूनिवर्सिटी से जो आपको मिलती है वैसे के वैसे ही अप्लाई करना है आपने, बस नोटराइज करवाना होता है। नोटराइज जो है वो अदालतों से हो जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में बताता रहूँगा, क्या चीज़ है, कैसे कराना है, ये वो कितने पैसे लगते हैं, कुछ भी मसला नहीं है। अदालतों में चले जाना है, कचहरियों में, वो उनसे कहना है कि मैंने नोटरी पब्लिक करवाना है ये डॉक्यूमेंट, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, वो आपके पास ओके है। ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। मैट्रिक की आपके पास सनद नहीं है, इंटरमीडिएट की सनद नहीं है, वो डजेंट मैटर। आपकी प्रीवियस डिग्री या करंट जो जिसमें आप पढ़ रहे हैं वही डिग्री मैटर करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। चौथे डॉक्यूमेंट को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अल-खिदमत सेंटर जो आपके बने होते हैं आपके सिटी में, वहाँ पे आपने चले जाना है, जहाँ आपको जो थाना लगता है वहाँ पे आपने चले जाना है, उन्हें कहना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने बनाना है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट कार्ड भी इसे कहते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहना के लिए मैंने स्टडी के लिए जाना है, तो वो आपको बना देंगे अल-खिदमत सेंटर वाले। 400-500 रुपये लगते हैं उस पर, तो वो आपका बन जाएगा, इतना मसला नहीं है। ओके हो गया। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वहाँ 1 by 1 जो डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाना है, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं लेनी, आने वाले दिनों में वीडियो वही ही होगी, ठीक है। इसमें आपने एक पूरी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में खाका बिठा लेना कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके हो गया। नेक्स्ट है 5वां मेडिकल, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी एक बोलते हैं। ये आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, ठीक है, वो मैं बता भी दूंगा कि आपने कैसे बनवाना है, कैसे वो आप अपने THQ या DHQ से बन जाता है। वहाँ से आप वो फॉर्म लेके जाएंगे, उनसे कहना ये मेरे टेस्ट कर दें और ये उस पर डॉक्टर की स्टैंप, MBBS किसी की स्टैंप वो लगा देंगे, वो आपने अपलोड कर देना है जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब कि मेडिकल। ओके हो गया। छठा है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपने ये बताना होता है कि आप चाइना क्यों आ रहे हैं, क्या जो है आप यहाँ पे आके कौन सी स्टडी करेंगे, मास्टर करेंगे, बैचलर करेंगे, जो भी है, बैचलर नहीं मास्टर, तो ये वो होता है। आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा वेबसाइट पे cscguideofficial.com पे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप यूज़ करेंगे, उसमें चेंजेस वगैरह कर देंगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, जो PhD के लिए अप्लाई करेंगे वो रिसर्च प्रपोजल यूज़ करेंगे। ओके हो गया। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ChatGPT आजकल है पड़ा, मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा 1 by 1, जब डिटेल में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड वो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है, मीन्स कि आप MPhil के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जहाँ से आपने बैचलर किया ना, तो वो आप वहाँ से इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ओके हो गया। उनको पता होता है सारा कुछ, आइट्स की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी 2 रिकमेंडेशन लेटर। 8वां है 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से। ओके हो गया। या डीन से, डिप्टी डीन, किसी से भी बनवा सकते हैं। वो आपने जहाँ से बैचलर की होगी, मतलब अगर आप MPhil के लिए अप्लाई करें तो बैचलर जहाँ से किया है वहाँ से, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें जहाँ से आपने मास्टर किया है, MPhil किया है, वहाँ से आप बनवाएंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर। ओके हो गया। उनका फॉर्मेट डिफरेंट होना चाहिए। वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे, प्रोफेसर हमारे को ज़्यादातर नहीं पता, आप कैसे सोच रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। cscguideofficial.com पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वैसे भी मैं जब पूरा स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, 8 से 9 स्टेप बनेंगे टोटल, वो स्टेप 1 by 1 एक ईच डॉक्यूमेंट पे होगा, वो आप जब फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है। ओके हो गया। और नेक्स्ट है जी आपके पास नौवां चीज़ फ़ोटो, पर्सनल फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो जैसे हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में भी और ऑनलाइन जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, या फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं, वो जो बनवाते हैं वो आपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ बनवाते हैं, यहाँ पे आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ करनी है। ओके हो गया। और 10वीं चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए CV, ठीक है, CV आपके पास ये मेन चीज़ है। चाइनीज़ लैंग्वेज की कोर्स की किसी किस्म की जरूरत नहीं होती, चाइनीज़ आनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए, निश्ता कोई मसला नहीं है उसका। ओके हो गया। CV आपके पास होनी चाहिए। CV आपने कैसे बनानी है ये नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा सेशन, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे CV बनानी है, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं 11वां डॉक्यूमेंट, एक्सेप्टेंस लेटर। तो भाई ये क्या चीज़ है एक्सेप्टेंस लेटर, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस लेटर, हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर ये होता है कि आपने चाइनीज़ प्रोफेसर को मेल्स करनी होती हैं और उनमें उनको कहना होता है कि आप मैं स्टडी करना चाहता हूँ आपकी सुपरविजन के अंदर, क्या आप मुझे सुपरवाइज करेंगे, क्या मुझे मैं अगर आप यहाँ स्टडी करना चाहूँ आपकी यूनिवर्सिटी में तो आपको कोई मसला तो नहीं है मतलब कि इसी तरह आपने मेल करनी है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मेल में क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। अब एक्सेप्टेंस लेटर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये इस एक्सेप्टेंस लेटर पे सम टाइम आपकी 0% स्कॉलरशिप डिपेंड करती है, सम टाइम 50%, सम टाइम 100% डिपेंड करती है, वो वेरी करती है सिचुएशन। सम टाइम आपका प्रोफेसर इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है कि येस आई वांट टू एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट,
ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट बनेगा, मैं इसको एक्सेप्टेंस लेटर देता हूँ और इसको मैं सुपरवाइज करूँगा मास्टर के लिए या PhD के लिए, ठीक है, जो आपकी है। तो वो फिर जब डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल यूनिवर्सिटी में जाती है तो उसमें बोलते हैं अच्छा ये एक्सेप्टेंस लेटर है, इस प्रोफेसर का स्टूडेंट है, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेड, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म। और ये लाजमी नहीं है कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास होगा तो आपकी स्कॉलरशिप 100% ही कंफर्म होगी, लक है, ठीक है। इसी वजह से कह रहा हूँ आने वाले दिनों में आप कहेंगे कि मेरे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है आप जो है पूरे इलाके में बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं मैं तो चाइना जा रहा हूँ भाई, मैं चाइना चल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं करना आपने। एक्सेप्टेंस लेटर कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये मत कहिए कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। अब आने वाले दिनों में आपको ये भी सुनने को मिलेगा मैं आई गॉट 10 एक्सेप्टेंस लेटर, आई गॉट 15 एक्सेप्टेंस लेटर। किसी की बातों में नहीं आना। अगर उसके 15 है तो 15 की वजह से रिजेक्शन भी हो सकती है, अगर उसके 15 है उसकी 4-5 जगहों पर स्कॉलरशिप भी हो सकती है, ठीक है। वो उसकी किस्मत है, आपने उसकी किस्मत में नहीं जाना, आपकी अपनी किस्मत है। एक अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हुआ, आपकी किस्मत में हुई, आपने हार्ड वर्क किया, आपका ईमान मजबूत हुआ और आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ खुदा पे, तो आपके लिए वही एक एक्सेप्टेंस लेटर काफ़ी है। आपने दूसरों को नहीं देखना, आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना। इस वजह से कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास ना भी हुआ तो विदाउट एक्सेप्टेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी होता है। वो आपको आने वाले दिनों में जब वीडियोज़ को फॉलो करते रहेंगे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, किस में एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होता है, किस में कौन सा प्रोफेसर आपको मेल्स सेंड करनी है, किस प्रोफेसर करनी है, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ओके हो गया, यही तो चीज़ है ना, यही तो चीज़ है। आपको ये सारी चीज़ें आपको के बाद दिख समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने आपको कह दिया, आप 4 से 5 महीने आप फॉलो करें वीडियोस को, सारी चीज़ें, आप किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल आप बता रहे होंगे कि भाई यार इस बंदे को फॉलो करो, इस बंदे को, ठीक है, ये स्कॉलरशिप इसकी वजह से हमें मिली है। मतलब वजह तो मैं नहीं हूँ, वसीला बनाया अल्लाह ताला ने, मैं कोई गरूर नहीं कर रहा, लेकिन आप यही कह रहे होंगे, ठीक है। ज़िंदगी बाकी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मेरे भाई मैं वो नहीं है कि मैं मगरूरी हूँ या इस तरह कुछ कि भाई मेरे पास ही कुछ सारा कुछ, मैं 30 मार खान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह का जब बोला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन साथ बस वो खुदा जो है उसको उसी की इजाज़त के बगैर तो पता भी नहीं चल सकता। बस उसी की रज़ा और रज़ामंदी शामिल है तो आज इधर बैठे हैं और ये बोल रहे हैं। नहीं तो हम तो सांस के भी एक जिसे कहते हैं ना, एक सांस के हम अल्लाह ताला के जो है वो उसी के मातहत हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वरना हमारे पास क्या है, आज सांस है कल नहीं, ठीक हो गया। चाइना अगर आप भी गए तो ये सारी चीज़ें आपने अपना वो लेवल थोड़ा डाउन रखना है और थोड़ी सी अपनी मैनर भी इख्तियार करनी है। और अपना ये नहीं कि चाइना आ गए और आप यहाँ पे कोई 30 मार खाम बन गए और दुनिया को भाई बिछाड़ दिया, ये वो नहीं। अपना एक मेयार बनाना कि वाकई अगर आप चाइना आए हैं तो आप में कुछ ना कुछ था, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया यहाँ पे आने का, ठीक है। मगरूरी नहीं करनी कि भाई आपने रिप्लाई नहीं ना किया उसको, ये वो ना, आपने अपना एक पता चले कि भाई जेंटलमैन बंदा है, ठीक है। तो अब आते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर आपके माइंड में आ रहा होगा, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करना है। वो प्रोफेसर को ईमेल करना होता है, चाइनीज़ प्रोफेसर फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया मेन चीज़। अब आती है आपने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लिया, अब क्या करना है भाई। एक्सेप्टेंस लेटर हमें मिल गया या आपने जो है जी तोड़ में से मेहनत की, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो उसके बाद क्या करना है। मिल गया या नहीं मिला उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है भाई। ऑनलाइन अप्लाई, 90% यूनिवर्सिटी चाइना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन होती हैं। उसमें आपने प्रोफेसर्स को ईमेल सेंड करनी होती हैं और उसमें आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। स्टडी इन चाइना CSE.edu.cn, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपने CSE का फॉर्म फिल करना होता है और इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसका यूनिवर्सिटी का खुद का भी फॉर्म होता है, ठीक है। उस पर भी आपने अप्लाई करना होता है। वो सम टाइम यूनिवर्सिटी का नहीं भी होता, मेन चीज़ें CSE का फॉर्म होता है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म वो यूनिवर्सिटी कहती है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं ना। अब CSE के अंडर 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 279 यूनिवर्सिटी जाती हैं जो CSE स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, ठीक है। लेकिन आप उसमें कितनी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक पता है आपको। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, एक यूनिवर्सिटी में। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। अब अगर आपको 4-5 एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। क्वेश्चन एंड आंसर का जो है मैं एक सेशन स्टार्ट करता रहता हूँ हर साल इंशाल्लाह। तो उसमें आपको बताता रहूँगा कि भाई इसमें अप्लाई करो, इसमें ना करो, इसमें स्टूडेंट कम सेलेक्ट होते हैं, इसमें ये मसला होता है, इसमें ये मसला होता है। सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जितना मेरे पास जो चीज़ मेरे पास है, वो कहते हैं ना कि इल्म जो है ये एक बर्फ़ की तरह है, ठीक है। पिघलना तो है, तो पिघलने से बेहतर है कि शेयर करो भाई। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी चीज़ें मुझे पता होंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। ओके हो गया, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी के हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जितने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ये आपने पार्सल बना के यूनिवर्सिटी के एड्रेस को सेंड करने होते हैं। वो एड्रेस आपको सारा कुछ मिल जाता है वेबसाइट पे, वो आपको चीज़ों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि कैसे कब अप्लाई करना होता है, व्हेन टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप। मोस्टली जो चाइना स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है अक्टूबर से लेके, ठीक है, मार्च तक जाती है। लास्ट टाइम जो है पिछले 2 सालों से 28 फेब तक है, लेकिन मैक्सिमम एवरेज अगर लगाया जाए तो
15 मार्च या 30 मार्च तक जाती है, लेकिन आपने अपने आप को तैयार करना है 28 मार्च तक, 28 फेब तक और 15 फेब तक, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन होता है, 4-5 महीने आपके पास होते हैं अप्लाई करने के लिए। इस ड्यूरेशन में आपने अप्लाई करना होता है। 289 यूनिवर्सिटी जाती है CSE के अंडर, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है, ठीक है। CSE ने हर यूनिवर्सिटी को अपना इख्तियार दिया हुआ कि हाँ भाई आप अपने स्टूडेंट सेलेक्ट करके 50 करने, 100 करने, 10 करने, 20 करने, जितने स्टूडेंट भी हैं वो सिलेक्ट करके हमें भेजें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ZZU है, चंगचो यूनिवर्सिटी, ज़ेंगज़ोउ यूनिवर्सिटी, हम टिपिकल लैंग्वेज में प्रोनाउंस करें तो इसमें जो है CSE के लिए 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे उन्होंने इस साल, ठीक है। और हमारी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है वो उसके लिए जो है उन्होंने 100+ स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। तो ये वेरी करता रहता है। ओके हो गया। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी सीट्स होती हैं और अपनी डेडलाइन होती है। हमारी यूनिवर्सिटी की 15 मार्च है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की किसी की 10 मार्च है, किसी की 28 फेब है, किसी की 15 जनवरी है, किसी की 30 सितंबर वो है क्या कहते हैं दिसंबर है। तो इस तरह वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी की। ये नहीं कि अगर आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिले कि डेडलाइन जो है 30 मार्च जो है डेडलाइन है भाई, CSE की 30 मार्च डेडलाइन है भाई, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है डेडलाइन हर यूनिवर्सिटी की है। 289 यूनिवर्सिटी CSE के अंदर आती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है। उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी की सेम हो सकती है, कुछ की डिफरेंट हो सकती है। वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि भाई किस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है। ईजी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग की जाएगी, आपकी स्पून नहीं बेलचा फीडिंग की जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या है। मैं घर से आ रहा हूँ, जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, यार मज़ा नहीं आ रहा, या मैं जॉब कर रहा हूँ छोड़ दूँ या ना छोड़ूँ, या मैं जो आ तो रहा हूँ इतना खर्चा हो जाएगा आने के लिए, खर्चा वर्चा इतना खास नहीं है, तो फ़ायदा क्या होगा, मैं घर को कैसे सपोर्ट करूँगा, घर से पैसे तो नहीं लेने पड़ेंगे। नहीं, स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है नॉर्मल 3000 RMB CSE का है, मास्टर के लिए 3500 RMB PhD के लिए, ठीक है। 3000 RMB हम एवरेज लगा लें फॉर एग्जांपल। 3000 RMB आपकी रिहाइश फ्री है, सारा कुछ फ्री है, कुछ भी नहीं आपने करना, ट्यूशन फी भी सारा कुछ फ्री है। आपका खाने पीने का खर्चा लगेगा, खाने पीने का खर्चा जो लगता है ना चाइना में ज़्यादातर, अगर आप खुद बनाते हैं तो 500 RMB लगेगा, और महंगे सिटीज़ में अगर आप चले जाएँ तो जैसे बीजिंग, शंघाई, चेंगडो, ठीक है, इसमें या शेंजन वगैरह वाली साइड पे 1000 से 1500 RMB मीन्स के 1500 RMB की अगर आप एस्टिमेट लगाएं। चलें आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपका हाथ खुला है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने दोस्तों के साथ आगे पीछे भी जाना होता है, खाना पीना ये वो लटरम पटरम, ठीक है, तो फिर आप 2000 RMB का मार्जिन रखें अपना खाने पीने का। 1000 RMB आप सेव कर सकते हैं। 1000 RMB बोले तो 40 रुपये का 1 RMB है, 40,000 आप सेव कर सकते हैं और घर भेज सकते हैं। और वैसे भी अगर आप सही बंदे के पुत्रों की तरह रहना, ठीक है, और ये शशके मशके इतने ज़्यादा ना उड़ाएं, तो आप 1000 RMB तक आपका खर्चा जा सकता है। जितना भी आप यूनिवर्सिटी में घूमें, खाएँ पिएँ, जो भी करें, ठीक है, 2000 RMB आप सेव कर सकते हैं। आप कहते हैं चले 1500 RMB, 1500 RMB आप सेव कर सकते हैं और 1500 RMB आपका लग गया, ठीक है। आप 1500 RMB बोले तो 60,000 आप घर भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप ना भी भेजें, अपना यहाँ पे सेव करते हैं, कुछ भी हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, कभी घर कुछ भी आगे पीछे कोई बीमार हो जाता है या जो भी, आपके पास कम से कम पैसे होने चाहिए। ये ना हो आप यहाँ पे 3000 मिले, आप कहें भाई 3000 मिल रहा है उड़ाओ, और जब मजबूरी हो कोई ना कोई खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए, आप ये मेडिकल तो यहाँ पे कवर की जाती है, किया जाता है उसका, लेकिन फिर भी घर में कोई मजबूरी आ जाए, वो आपको कहेंगे भी पैसे नहीं है ये वो, फिर आप मैं तो सारे खा चुका हूँ, मेरे पास तो है नहीं। इस वजह से सेविंग आप लाजमी कर रहे हैं। घर वालों को सेंड करें उनको भी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप सेव करके रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके हो गया। तो अच्छा खासा आप यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं, मतलब अर्न कर क्या कहते हैं वो सेव कर सकते हैं। जॉब चाइना में अलाउ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। जॉब का आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनके रूल है और आपने रूल को फॉलो करना होता है। अगर उन्होंने रूल रखा हुआ है तो आपने इसको फॉलो करना है, आपने इसको तोड़ना नहीं है, और नहीं यहाँ पे तोड़ने देते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जॉब अलाउ नहीं है। आपने पढ़ने आ रहे हैं, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा है, तो इसी पे आपने इत्तेफाक करना है। ओके हो गया। तो ये हो गया, बेनिफिट्स हो गया, फी सब कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है, सब कुछ होता है। अच्छा, अब आते हैं कि टाइप्स, स्कॉलरशिप कितनी टाइप्स की होती हैं। अब स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे 5-6 टाइप की होती हैं। अब एक तो हो गया CSE स्कॉलरशिप, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जो ये चाइना की गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ठीक है। इसमें स्टाइपेंड वही 3000 हो गया। दूसरा होता है इनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, जो इनकी सूबे की स्कॉलरशिप होती है। जैसे हमारे 4 सूबे हैं फॉर एग्जांपल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के। एक पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ठीक है। उसके बाद 4 सूबे हैं, उनकी अपनी स्कॉलरशिप होगी, वो अपना फंड उनके पास है तो वो स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। इसी तरह जो चाइना के जो है सूबे हैं ना, प्रोविंस हैं, ठीक है, वो अपनी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ZZU खनान प्रोविंस में है, खनान जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो हमारी यूनिवर्सिटी में है, इनको वो हाँ भी फंड देती है कि हाँ इतने स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे 100 स्टूडेंट जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी ने तो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सेलेक्ट किए हैं, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मतलब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये नाम डिफरेंट है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये 3 डिफरेंट नाम है, लेकिन स्कॉलरशिप एक ही होती है, मतलब ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी ने फंड दिया है यूनिवर्सिटी को कि भाई हाँ आप इतने स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फिर अपने फंड के हिसाब से उतने स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। जो प्रोविंशियल होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वो प्रोविंस की स्कॉलरशिप होती है, वो मेन प्रोविंस हैंडल करता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में
प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी है और खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है। खनान में स्पेशल जो है खनान वो उनको फंड करते हैं, डायरेक्ट वो कहते हैं कि हाँ भाई ये स्टूडेंट को किया जाएगा। और समटाइम जैसे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी को फंड देते हैं, नाम प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह ये प्रोविंस की और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है वो भी प्रोविंस फंड करता है उनको, उस यूनिवर्सिटी को, जो उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी होंगी, ठीक है, तो उसका नाम यूनिवर्सिटी होता है, प्रेसिडेंट होता है और जो है ये प्रेसिडेंशियल होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी आंसू स्कॉलरशिप जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है स्कॉलरशिप का, जो चाइना का, जो पीएडी के लिए 6 से 7 हज़ार RMB देता है और मास्टर वालों को 3,000 RMB मिलता है, ठीक है। ये हाईली पेड अमाउंट है स्कॉलरशिप की, आंसू स्कॉलरशिप पीएडी वालों के लिए। ये यूकेस और वो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस यूकेस और यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ये 2 यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं सिर्फ और सिर्फ 100+ स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मीन्स के शंघाई जो है ना, इसमें जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं, कोई 27 से 28 यूनिवर्सिटी हैं, वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। और चांसलर स्कॉलरशिप यूएसटीबी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्कॉलरशिप होती हैं, जैसे यूएसटीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग, उसकी चांसलर स्कॉलरशिप है, वो भी सीएससी के इक्वल ही है, ठीक है। इसमें जो स्कॉलरशिप का डिफरेंस है वो स्टाइपेंड का वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में सीएससी का इक्वल है 3500 RMB पीएडी वालों के लिए। ये आप हो सकता है डीप में चीज़ें चले जाए, लेकिन मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके हो गया। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटी में 1700 हो सकता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का, किसी के 2000, किसी का 4000, किसी का 3500, किसी का 4500, इस तरह डिफरेंट हो सकता है स्टाइपेंड। मेन मतलब ये कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। अगर आपका स्टाइपेंड 1500 भी है ना, तो फिर भी आप यहाँ पे गुजारा कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। ओके हो गया। और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी आपको नजर आएंगे। कन्फ्यूशियस उनके लिए होती हैं जो चाइनीज़, जिनके पास HSK 4, 5 ऑलरेडी होता है, वो मेजर चाइनीज़ में होता है, चाइनीज़ में उन्होंने स्टडी करनी होती है सारी। लेकिन जो आप आएंगे ना, वो इंग्लिश मेजर में आप आएंगे, आपका मेजर इंग्लिश में होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी होगी इंग्लिश में, और एक आध सब्जेक्ट चाइनीज़ का होगा। जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे सब्जेक्ट होगा, वो पास करना मुश्किल नहीं होता। ओके हो गया। ये जो CSE की है ना, CSE की भी 2 टाइप्स होती हैं, वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन हम 2 डिस्कस करेंगे, एक टाइप A और एक टाइप B। टाइप B जो होती है वो यूनिवर्सिटी में आपने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, उसमें 279 यूनिवर्सिटीज आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसमें आपका किसी किस्म की गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब हम पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, आपका उनके साथ कोई किस्म का लेना देना नहीं है। आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और इन्हीं की जो चाइना की गवर्नमेंट है यही सिलेक्ट करेगी आपको, आपकी सिलेक्शन करेगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी जो है आपको चाइनीज गवर्नमेंट को आपके डॉक्यूमेंट भेजेगी और वही आपको फंडिंग करेगी सारा कुछ सिलेक्शन। और जो टाइप A होती है, टाइप A में आपने मुतलका जो है आपने जो आपकी चाइना एम्बेसी है आपके कंट्री में, वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है और वो सिलेक्ट करके फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेजते हैं, यहाँ पे चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ चाइनीज एजुकेशन को, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे कंट्री में टाइप A कौन डील करता है पता है आपको? वो डील करते हैं HEC वाले चाइनीज़ जो एम्बेसी है ना पाकिस्तान में, वो HEC को, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको अथॉरिटी दे देती है, हाँ भाई ये 100 एप्लीकेंट्स हैं या 50 जितने भी एप्लीकेंट होते हैं, कि भाई आप हमें सेलेक्ट करके दे पोटेंशियल कैंडिडेट, वो हम फिर आप उनको स्कॉलरशिप टाइप A CSE स्कॉलरशिप हम ऑफर करेंगे। वो फिर अपने हिसाब से हेड टेस्ट वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। वो फिर आपने दे के सिलेक्शन, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, नंबर, वहाँ पे नंबर की गेम होती है भाई। आपके टेस्ट में नंबर अच्छे होने चाहिए, आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट और वो सारा जो है एग्रीगेट बना के फिर ही आपकी सिलेक्शन करते हैं। वो HEC वाले फिर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके वो चाइनीज़ एम्बेसी को भेजते हैं, और चाइनीज़ एम्बेसी जो है चाइनीज़ की मिनिस्ट्री यहाँ पे जो उनको भेजती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेजती है, ठीक है। वो फिर सिलेक्ट करके वो बताते हैं आपको, हाँ वो आपका उन्हीं के साथ लिंक होता है, सिलेक्शन आपकी वहीं से होती है, फिर आप यूनिवर्सिटी आते हो। तो ये हो गया टाइप A और टाइप B में डिफरेंस, ठीक हो गया। टाइप A आपकी मुतलका कंट्री, हमारे जैसे HEC डील करती है, आपकी कंट्री में डायरेक्ट एम्बेसी भी डील कर सकती है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये इंडिया, श्रीलंका और इस तरह। ओके हो गया। एक होती है मोफकॉम स्कॉलरशिप भी होती है। मोफकॉम में वो जो है वो कुछ स्पेसिफिक 5 से 25 से 26 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और वो मुख्तलिफ कंट्रीज, उसमें स्पेसिफिक कंट्रीज अलाउ हैं। हमारा कंट्री पहले था 2019 से पहले, अब नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने चेंज कर दिया रूल, तो ये भी होता है। ओके हो गया। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, बीजिंग वो फुली फंडेड ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो 15वां पॉइंट है कि आप ये मैंने लिखा हुआ है, वैसे सेविंग कर सकते हैं, मतलब कि अब आ रहे हैं हम स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप अगर आपने हासिल कर रही है और यहाँ पे हो गए, तो फिर आपने यहाँ पे आ गए, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो सेविंग मैंने आपको बता दिया वैसे भी कि हो सकती है, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और 16वां पॉइंट के स्कॉलरशिप का रिजल्ट कब अनाउंस होता है? जब फॉर एग्जांपल आपने मार्च में अप्लाई कर दिया, या कुछ यूनिवर्सिटी की अप्रैल में भी डेडलाइन होती है। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है ना, इनकी डेडलाइन मार्च तक जाती है, अप्रैल तक जाती हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इसका डेडलाइन प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, इसकी डेडलाइन 15 जून थी। तो ये स्कॉलरशिप डिफरेंट होता है। मोस्टली जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना, जून और जुलाई में हो जाते हैं। जुलाई में तो हो ही जाते हैं फाइनल, जून में भी फाइनल हो जाते हैं। CSE के रिजल्ट जो है वो मार्च में फाइनल हो जाते हैं, जो CSE की टाइप B है। CSE की टाइप A एक और भी है, सिल्क रोड,
वो भी बी टाइप ही है, वो अभी आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, उसकी अपनी सीटें होती हैं, उसमें मखसूस कंट्री है और हमारा कंट्री है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, ये सिल्क रोड है, तो उसमें है पड़ा, वो भी टाइप बी में ही आता है। उसकी भी सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी सिलेक्शन के चांसेस कितने होते हैं। चांसेस मैंने आपको बता दिया, लक है, किस्मत है, आपकी हार्डवर्क है, आपका बिलीव है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बाई का लाल आपका वो नहीं करा सकता, CSE में हूँ मैं, बैठा हूँ, मेरा जानने वाला है, नहीं। हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है, चाइनीज़ प्रोफेसर के पास आपका कोई दोस्त है, वो उसको कहता है कि ये मेरा दोस्त है या कज़न है, इसकी CV स्ट्रॉन्ग है, आप इसको देखें, अगर वो लगता है कि हाँ भाई ये बंदा वाकई काबिल है, इसका रिसर्च जो है रिसर्च इसकी अच्छी है, या जो भी जिस तरह भी उसको पोटेंशियल लगे कि भाई ये वाकई इसको वो करना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए, तो वो इस तरह आपकी स्कॉलरशिप हासिल लग सकती है। बाकी कोई 2 नंबरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जी एजेंट के थ्रू एडमिशन करवाया जाए या ना करवाया जाए। खुद अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें। मैं कह रहा हूँ कि खुद अप्लाई करें तो खुद अप्लाई करें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 लाख 8 लाख वेस्ट करेंगे एवं खाम खामे, तो फिर जब जहाँ पे आएंगे ना, वो आप एक दूसरे को कोसेंगे, आपको वो कहेंगे कि भाई हाँ भी यार कैसे आए हो, एडमिशन कैसे लिया है। मैंने तो यार CSE गाइड ऑफिशियल पे वीडियोस देखी थी, वो एक लड़का वीडियो बनाता है यार, इरफान नाम है उसका, पता नहीं, हाँ उसने वीडियो बनाई है, तो मैंने उसको फॉलो किया। अच्छा तूने कैसे, यार मैंने एजेंट को 7-8 लाख रुपये दिए थे। 7-8 लाख, तेरा दिमाग ख़राब है? तो आप ये कहेंगे बाद में, ठीक है। खुद अप्लाई करें, वीडियोज़ बेशक मेरी फॉलो ना करें, लेकिन खुद अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस क्या है चाइना में? भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि मैं कोई यहाँ पे चाइना में बैठा हूँ तो कोई मैं इनकी अच्छाई बयान करूँगा, नहीं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, किसी और का ख़राब हो सकता है। चाइनीज़ प्रोफेसर जो है उन्होंने कहा होगा कि भाई आपके रिसर्च आप ये करें वो करें, हार्ड वर्क ज़्यादा करवाते हैं, शुरू में 8 बजे जाना पड़ता है लैब, 10 बजे जाना पड़ता है, ये वो। अगर आपको कोई प्रोफेसर इस तरह का डंडा दे के रखता है ना कि पढ़ाई वाला, तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट है, क्योंकि वक्ती तौर पर आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन 4 साल बाद 3 साल बाद आप कहेंगे कि यार क्या रिसर्च की है मैंने, पेपर निकाले हैं मैंने, प्रोफाइल बनी है, CV स्ट्रॉन्ग हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो इसको आपने परेशान नहीं होना कि प्रोफेसर को जो है तंग कर रहा है या वो, नहीं। वो आपका असल फ़ायदा भाई उसी पे है जो प्रोफेसर आपको तंग करेगा। और मतलब तंग क्या करेगा, मतलब कि आपका वर्क आप करेंगे ना, उससे एक्सपीरियंस, आपको लैब में काम कैसे करना है, आपने अभी तक आपको रिसर्च का पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, अभी आगे चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। तो वो आप चीज़ें सीखेंगे ना, वो कैसे सीखेंगे? आप ऐसे तो नहीं आप यहाँ पे आ गए और आपको ये स्टाइपेंड दे दें, 1 लाख पाकिस्तानी मिल रहा है, 1,20,30, और आप ऐसे खाबे उड़ाते रहें, नहीं। बाकी आप अगर आप कुछ भी नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, 3 साल बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप डिग्री किसी न किसी तरीके से निकल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे? PhD में फिर आप जाएंगे, PhD में वो रिसर्च होती है, वो फिर कैसे करेंगे? या PhD में तो भाई यहाँ पे PhD इतना आसान काम नहीं है कि PhD आप ऐसे आए, एडमिशन लिया और PhD होगी, नहीं। आपको बाकायदा पढ़ना पड़ता है और अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये नहीं कि टफ लाइफ नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी लाइफ जो है वो ऐसे समझें रिलैक्स है, ठीक है। और सिर्फ ये है कि आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। पहला साल जो होता है ना कोर्स वर्क वाला, 1 साल, 3 साल का अगर आपका मास्टर है, PhD 4 साल की है, तो 1 साल कोर्स वर्क का, उसमें चिल होता है, रिलैक्स होते हैं, कोर्स वर्क करना होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग आप ज़्यादा स्टडी तो होती नहीं है कोर्स वर्क में, ठीक है। वो इतना कोई प्रोफेसर रिपोर्ट मांग लेता है कोई इस तरह, तो वो रिलैक्स वाला होता है, क्योंकि आप मास्टर या MPhil लेवल और PhD लेवल तक आ चुके हैं, आप बैचलर थोड़ी कर रहे हैं, तो आपको वो 1 साल आपके लिए हनीमून पीरियड जो है आपका वही कोर्स वर्क होता है। रिसर्च वर्क जब आप जाते हैं, फिर आपकी जो है असल गेम शुरू होती है कि भाई अब बढ़ना है, तो उसमें फिर आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ आ जाती हैं। मुश्किल लाइफ नहीं है यहाँ पे, बिजी लाइफ है, ठीक है। ये टफ लाइफ नहीं है, बिजी लाइफ है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जिस भी यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट से आप पूछ लें, वैसे तो गोल होता है हर किसी का यूरोप जाने का, अच्छी उसमें मूव करने का, वो तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अगर फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी चाइना वाली अच्छी लग रही है या चाइना वाली अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं कि आप इसे छोड़ दें और यूरोप का वेट करते हैं, नहीं। इधर आके आप फिर मास्टर करके अगर आप आगे मूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन किसी भी आप यूरोपियन स्टूडेंट से पूछ लें, वो जो मतलब कि वो पढ़ने गया, वो कहते हैं यहाँ पर लाइफ टफ बड़ी है यार, पैसा तो है लेकिन टफ बड़ी है। इधर पैसा आपको मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जैसे यूरोप में है, लेकिन फिर भी लाइफ जो है यहाँ पे ईजी है, बिजी है और इजी है, ठीक है। कोई इतना मसला नहीं है। मास्टर के बाद आप यहाँ से आगे मूव करना बिल्कुल भी, जब आपकी डिग्री चाइना से होगी ना, तो आपके लिए यहाँ से मूव करना बहुत आसान होगा बनिस्बत पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ से जो इनकी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आती हैं, तो यहाँ से इजी होता है। और वैसे भी चाइना का एक्सपोजर और वीज़ा जो आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ बंदा चाइना आया हुआ है और उसको जो है यहाँ से डिग्री की हुई है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी राहें हमवार हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी वाई नॉट यूरोप। फ़िलहाल आपके पास यूरोप जाने के लिए आपको एक तो अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा सा टफ भी होता है वहाँ पे, क्योंकि वो हमें शायद ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, या हमारा वो बैकग्राउंड स्टडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इस वजह से हो सकता है कि वो हमें ज़्यादा वो ना करते हों। तो वाई चाइना और स्कॉलरशिप चाइना इसलिए भी क्योंकि एक तो चाइना का हमारे साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ओके हो गया, और स्कॉलरशिप की अमाउंट भी हैंडसम अमाउंट है, कोई इतनी वो नहीं है कि हम वो करें। और चाइना आना भी ईजी है, वीज़ा भी लग जाता है आराम से, ये नहीं कि आपको
2-2, 3-3, 4-4 महीने अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़े एम्बेसी में। नहीं, आप वीज़ा लगवाने के लिए जाते हो, आज गए हो, हफ्ते बाद आपको चाइना का स्टडी वीज़ा आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। इस वजह से पहले चाइना, यहाँ से आप आगे आराम से मूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट है जी वाई चाइना। चाइना मैंने आपको बता दिया है कि ज़बरदस्त माहौल है, अपने ही लोग हैं सारे, पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, और ये चाइनीज़ जो उनका हमारे साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब वो हमें पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट है। वेयर इज फ्रॉम पाकिस्तान, पाथी है, जब हम वो कहते हैं पाकिस्तान, ओ खन खाओ पंगियो, मतलब फ्रेंड है मतलब हम। ठीक है, तो इस तरह ये भी एक होता है। नेक्स्ट है जी एक्सपेंसेस कितने होते हैं। एक्सपेंसेस मैंने वैसे आपको बता दिए। पाकिस्तानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी लग जाएगा। 1500 RMB अगर आप लगा दें 60 हज़ार लग जाएगा, बाकी 60 हज़ार आपका बच जाएगा। 3000 का स्टाइपेंड अगर एस्टिमेट देखा जाए तो। ठीक है, अगर आपका स्टाइपेंड 1500 है तो फिर भी आपका 1200-1300 लगा लें, बाकी घर से आपको कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा अगर आपकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। अब मेन चीज़ आ जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है अप्लाई, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलें, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। अब आपके माइंड में होगा कि पहला सवाल कि पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत आपने करनी है मेल्स, प्रोफेसर, चाइनीज़ प्रोफेसर को मेल सेंड करनी है। व्हेन सेंड ईमेल टू चाइनीज़ प्रोफेसर, और हाउ टू मेक CV। ठीक है, तो मेल्स आपने सेंड करनी है अभी से, नेक्स्ट मंथ से आपने मेल स्टार्ट कर देनी है, सितंबर से। मैं आपको बताऊंगा कैसे, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। CV आपने कैसे बनानी है उस पर भी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू फाइंड, चले CV भी बन गई, मेल्स जो है हमें मिल गई, चले, या प्रोफेसर कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड ईमेल्स या हाउ टू फाइंड प्रोफेसर, चाइनीज़ प्रोफेसर, आपको पता चल जाएगा एक चीज़ है नेक्स्ट वीडियो में कि भाई आपने कैसे, वो हमारी वेबसाइट CSEguideofficial.com पे यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ की लिंक है बाकायदा, वो आपको 1 क्लिक पे आपको वो फैकल्टी मिल जाएंगी, और मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी होगा, सारा कुछ हो गया, स्कॉलरशिप डेडलाइन भी हो गई, स्कॉलरशिप फ़ी भी हो गई, ओके हो गया। स्कॉलरशिप के लिए कोई इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू कोई नहीं होता, प्रोफेसर खुद कोई इंटरव्यू ले ले, या 3-4 बंदे प्रोफेसर को मिल के ले लें तो ओके है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर इंटरव्यू नहीं भी हुआ तो कोई ये नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लेगी। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, प्रोफेसर ने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे WeChat पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मेरा CGPA लो है, हाई CGPA वाले 3.9 वाले होंगे, मेरा 3.1 है यार, एडमिशन होगा या नहीं होगा डजंट मैटर। ठीक है, CGPA डजंट मैटर। हाँ, CS स्कॉलरशिप की हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शर्त रख दें कि आपके पास 3 CGPA होनी चाहिए, लेकिन बाकी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी तो है ना, तो अभी तक कोई शर्त फाइनल नहीं है इनकी 3 होनी चाहिए, नहीं। तो CGPA डजंट मैटर। हाँ, अगर आपकी CGPA हाई है तो आपने पढ़ा है तो उसका आपको एज मिल सकता है कहीं ना कहीं पे। अगर आपकी CGPA लो है, हो सकता है आपने प्रैक्टिकल काम या रिसर्च में ज़्यादा टाइम दिया हो, इस वजह से लो हो, तो वो भी आपको एज मिल सकता है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च पेपर नहीं है, रिसर्च नहीं है तो क्या करें, एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। चिल करें, आपकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे यहाँ पे आके। रिसर्च डजंट मैटर, अगर आपके पास है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई इससे आपकी स्कॉलरशिप पे इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं कि आपके PhD में जब आ रहे हैं तो आपके पास 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए, ये वो, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है या नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो बेहतर है, इसके चांसेस मैंने आपको बता दिया 0, 50, 100% भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्कॉलरशिप डेडलाइन कैसे फाइंड करें। CSEguideofficial.com से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेजर कैसे फाइंड करें, मेरा मेजर ये है, मैं चेंज करना चाहता हूँ मेजर, मेरा कंप्यूटर साइंस है, मैं जाना चाहता हूँ, मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सेम मेजर में जाएँ। ठीक है, ये प्री एडमिशन लेटर भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिल जाता है तो आपके स्कॉलरशिप 90% कन्फर्म हो जाती है। वीज़ा प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो, क्वेश्चन ETC ओके हो गया, तो ये है सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये आपको अब पूरा एक ओवरव्यू आपको पता चल गया कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। ओके हो गया। मैंने भी कोई मैं 30 मार खान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एक टैलेंटेड कोई किस्म का वो बंदा हूँ। मैं हार्ड वर्क कह सकते हैं था, अब भी हार्ड वर्क थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हूँ। मैं भी तीसरी मरतबा मैंने अप्लाई किया था, तीसरा साल 2016 में ग्रेजुएशन हुई थी, बैचलर की थी। 17 में अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, नहीं हुआ। 18 में किया था, 19 में मतलब कि हो गया था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। उसके बाद मैं नहीं आ सका था। 20 में अप्लाई किया था, 20 में स्कॉलरशिप लगी, फिर कोविड आ गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद जो है अभी मैं चाइना में हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने होप लूज़ नहीं करनी, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करते रहना है और बिलीव स्ट्रॉन्ग रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला के बारगाह में जो है वो अपने सजदा रेज़ होना है, उससे दुआ करते रहना है। हर दुआ में जो है दुआ मांगनी है, ठीक है। और मेरे लिए भी, उम्मत मुस्लिमा के हर इंसान के लिए आपने दुआ करनी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशल दुआ कीजिएगा कि भाई सारे काम आसान हो जाएं।
ये सारी चीज़ें बस जो कहते हैं ना कि दुआ जो दिल से निकलती है वही असर रखती है। पैसा तो जो है वो तो आने जाने की चीज़ है। मुझे भी कहते हैं कि एजेंटी का काम कर लो, 6-7 लाख में आपको जो है स्टूडेंट मिल जाएंगे, मतलब कि एडमिशन एक करा दो। लेकिन ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानता नहीं है। क्या करें, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूँ स्टूडेंट्स का, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने किया ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, किसी का करना स्टार्ट किया या इस तरह, तो मैं पब्लिकली अनाउंस करूँगा पहले कि भाई अब मैं जो है स्कॉलरशिप पे जो है मैं एडमिशन करवा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कोई ढकी छुपी कोई वो नहीं करूँगा। एक मैडम का एडमिशन करवाया था मैंने, वो भी मैंने पूरी स्टोरी बताई हुई है, क्यों करवाया था और कैसे करवाया था, क्या मजबूरी थी। मजबूरी तो खैर नहीं थी, उनकी मजबूरी थी, मेरी नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें हैं पड़ी। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।